हेलो स्टूडेंट, आज आपकी सेकंड क्लास है हायर एजुकेशन की। जो पोर्शन कल बचा हुआ है उसका डिस्कशन अभी सी क्लास में आपका होगा। आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। जैसे कि पिछली क्लास में डिस्कशन किया गया था, पूरा हायर एजुकेशन का जब हम रीजन करते हैं तो जो पहला पार्ट था आपका कल, उस पर डिस्कशन किया गया था इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, अब आपके वो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जो सेंटर स्पॉन्सर्ड हैं, ठीक है, और वो हायर एजुकेशन की या एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी एक आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए विशेष योगदान रखता है। एनसीईआरटी की स्थापना आपकी कब की है बेटा? 1961। जब आप इसका एक लोगो देखते हो तो इसके लोगो में आपके 3 हंस हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को शो करता है। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जब प्रीवियस ईयर की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी से आपके बहुत से क्वेश्चन डेवलप होते हैं। एनसीईआरटी का गठन 61 में हुआ है। इसकी 3 प्रमुख इकाइयां हैं आपकी: राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। ये 3 इनकी इकाइयां हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का जो कार्य है, वो मेन वर्क है आपका करिकुलम डेवलप करना। आप देखोगे जो सेंटर स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हो, इनके कार्यों की हम बात करें तो यहाँ शैक्षिक कार्य नहीं होता है। टीचिंग के लिए प्रोग्राम यहाँ नहीं चलते हैं। टीचिंग प्रोग्राम जैसे आप आईसीएसएसआर को भी पढ़ोगे, आईसीएचआर को पढ़ोगे, आईसीपीआर को पढ़ोगे, एनसीईआरटी भी पढ़ोगे यहाँ। हाँ, वो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन आपके आएंगे। देखो, पूरी एक लिस्ट है हायर एजुकेशन में, जो तमाम आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए चलाए गए हैं। वो सभी प्रोग्राम से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने कल यूजीसी आपको बताया, यूजीसी से बार बार क्वेश्चन वो उठाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का कार्यों को लेकर के क्वेश्चन आपका आएगा। क्या है? नंबर 1 पे आएगा करिकुलम डेवलप करना। ऑल ओवर इंडिया 6 से लेकर के 12th तक के पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। ये समय समय पे इसमें रिवीजन करती है। और यहाँ जो डिपार्टमेंट्स में प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं, वे शोध कार्य के लिए, शोध कार्य उनका मुख्य कार्य होता है, वहाँ पे टीचिंग नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कार्य है आपका एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में सीआईईटी बिल्डिंग है आपकी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ से आपके इग्नू के जो प्रोग्राम है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम, वो रन होते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट में बेटा। एनसीईआरटी के तमाम क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं, उनको फोकस करते हुए आपको करना है ये। ठीक है, एनसीईआरटी के कार्य: राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप की रचना करना। देखो, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंज होता जाता है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, टाइम बदलता जाता है, वैसे ही हमारी पाठ्यचर्या भी टाइम टू टाइम बदलती जाती है। अब इस बदलाव को जो निर्धारित करते हैं, तो यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर हैं जो नियुक्त किए गए हैं, वो इस बदलाव को बताएंगे कि बदलाव किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, या किस टाइप के करिकुलम की बच्चों को क्या एक मेंटल इमेज बनेगी। मूल्यों की शिक्षा की बात करेंगे तो मूल्यों की शिक्षा किस तरीके से दी जाएगी, तो यहाँ से ही वो चीजें निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। मैंने कल एक प्रोग्राम आपको बताया था एसएस से 2002 और 3 में एमएचआरडी प्लस एनसीईआरटी के कोलैबोरेशन से ये ऑल इंडिया में चलाया गया। अब एनसीईआरटी का कार्य इसे मॉनिटर करना था, मॉनिटरिंग इन डिफरेंट स्टेट। और यहाँ पे जो फंड अलोकेट करती थी एमएचआरडी, तो एनसीईआरटी से ऑफिशियल जो लोग जाते थे, उनके साथ मीटिंग करने के बाद स्टेट को फंड रिलीज करती है वो। यानी कि एजुकेशन में कितना फंड दिया जाना है हर एक स्टेट को। सबसे ज़्यादा बिहार की स्थिति डाउन थी उस टाइम,
तो देखोगे ना, जो 2006-7 के आसपास की बात है ये, तो सबसे ज़्यादा फंड बिहार को ही एलोकेट किया जाता था सर्व शिक्षा अभियान की दिशा में, सर्व शिक्षा अभियान के लिए। सर्व शिक्षा अभियान क्यों चलाया गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सर्व शिक्षा अभियान, एक क्वेश्चन आप लिख लो यहाँ पे कि उच्च शिक्षा के मोटो क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उच्च शिक्षा का मोटो। यहाँ पे 3 वर्ड फोकस करते हैं आपको एजुकेशन के, ये सिद्धांत है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अब क्वालिटी प्रमोट करने के लिए तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ रहे हो, ठीक है। एक्सेस का मतलब है पहुंच। अब सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू आप देखोगे उस रिमोट एरिया में एजुकेशन की पहुंच निश्चित करना है जहां पे एजुकेशन का जो प्रकाश है वो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो प्रयास है वो उस सेक्शन तक एजुकेशन पहुंचाना है। जैसे एसएससी का कल भी बताया, आज भी हम बता रहे, सर्व शिक्षा अभियान। बहुत आप स्लोगन देखोगे दीवारों पे, तो देखोगे ना, सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है कि एजुकेशन में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। और एडवांसमेंट तौर पे देखोगे तो आरटीई जो आपका है वो भी इसी चीज़ को फुलफिल करता है कि एजुकेशन की रीच सब बच्चों तक, इंटीरियर तक, रिमोट तक होनी चाहिए, चाहे किसी पे इकोनॉमी है या नहीं है। और आरटीई में तो बीपीएल वाले बच्चों के लिए स्पेशल तौर पे वो चलाया गया है। नेक्स्ट है आपका व्यवसायिक शिक्षा को प्रेरित करना। जैसे कल कौशल विकास की बात की जा रही थी, आज एजुकेशन की डिमांड है कि कौशल विकास या स्किल डेवलप करें। और आज जो बच्चे पढ़ कर के निकलते हैं एजुकेशन सिस्टम से, वो गवर्नमेंट की तरफ ये ना देखें कि गवर्नमेंट हमें जॉब देगी, तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। समूह और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा का निर्धारण और प्रारंभिक बाल शिक्षा। एनसीईआरटी का फोकस आपका 6 से 12 तक को लेकर के ही विशेष तौर पे है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसमें कर लोगे अब तो एनसीईआरटी। सूचना और प्रौद्योगिकी शिक्षा का मूल्यांकन और परीक्षण करना, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य शिक्षा, ध्यान रखना बेटा, इसको लेकर के ही क्वेश्चन आपके आते हैं। महिला शिक्षा एवं समाख्या, शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार, टीचर की ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। विद्यार्थियों की सोच में सुधार लाना, शिक्षक शिक्षण की सोच में सुधार लाना, ये एनसीईआरटी के कुछ प्रमुख कार्य हैं। क्वेश्चन कैसे डेवलप होगा? इन कार्यों को दे दिया जाएगा और इनमें से कुछ कार्य ऐसे दे दिए जाएंगे कि जो कौन से इनमें से नहीं है, ठीक है बेटा, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। क्या है बेटा? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के परामर्श देने के लिए गठित किया गया है, ठीक है। 1920 में इसका गठन किया गया, 1923 में इसे भंग कर दिया गया और जुलाई 2004 में CAB को पुनर्गठित किया गया है। ये वो टॉपिक है, कम क्वेश्चन इससे आपका पूछा जाता है। UGC, NCERT, न्यूपा, इग्नू, ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है बेटा। चलें आगे। कमेटी ऑन रिनोवेशन रिजर्वेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में शोध के विकास पर सुझाव देने के लिए शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 2005 में इसका गठन किया गया था। इसे एनसेर के नाम से भी जानते हैं, यशपाल कमेटी। एक इसका स्लोगन है बेटा, बिना बोझ के शिक्षा, लिख लेना बेटा इसे, बिना यशपाल कमेटी। एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखोगे आप, एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन के अनुसार क्या रिकमेंड करती है? जो बच्चे का वजन है, बच्चे के वजन का 1/10 बैग का वजन होना चाहिए, ताकि देखोगे ना, जो बच्चे आज इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या समस्या है? बच्चे का वजन 30 किलो और बैग का वजन 20 किलो, अब बेचारे वो ऐसे उनका डेवलपमेंट रुके जा रहा है। तो देखोगे ये आपका क्या है, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्मेशन की जाए, तो वो भी एनसीईआरटी या और अदर इंस्टीट्यूशन जो है वो रिकमेंड करते हैं कि इस तरीके के बदलाव किए जाने चाहिए।
नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। कथन कारण में भी इसके क्वेश्चन यूजीसी ने बनाए हुए हैं। यूजीसी गुणवत्ता के लिए कार्य करती है और नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसकी अलाइड संस्था है। ये क्या करती है? मानकीकृत करती है। इसको लेकर के कथन कारण भी प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं, तो नैक को नहीं छोड़ना है आपको, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, कब की है बेटा? ठीक है, नैक उच्च शिक्षा के मानकीकरण, ये की वर्ड है इसका बेटा, मानकीकरण। मैंने उस दिन क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइजेशन और रैंकिंग? मानकीकरण और रैंकिंग में क्या अंतर है? रैंक, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक देती है इनको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और नैक क्या करती है? मानक प्रदान करती है, ग्रेड प्रदान करती है। क्या अंतर है बेटा? ग्रेडिंग और रैंकिंग में क्या अंतर पता होना चाहिए। ग्रेड में वो सिंगल एक इंस्टीट्यूशन को ग्रेड दे करके जा रही है, बट रैंकिंग में हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंक होती है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग करती है और जो नैक है वो ग्रेडिंग करती है, और इस ग्रेडिंग के बिहाफ पर यूजीसी फंडिंग करती है किसको? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसाओं के तहत भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन यहां से भी बनता है, नैक की स्थापना की अनुशंसा किस में की गई थी? सेकंड एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने योगा और साइंस और लिखवाए बेटा, योगा और साइंस को प्रमोट करने का सेकंड एजुकेशन पॉलिसी का ही टारगेट था। 1 अप्रैल 2007 से नैक द्वारा नई नीतियां और पद्धतियों को अपनाया गया है, जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को मानक प्रदान करने की 2 चरणीय परिप्रेक्ष्य को अपनाया जा रहा है। आज देखोगे नैक हर महाविद्यालय के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी कर दिया गया है। जब तक नैक नहीं होगा तब तक यूजीसी उनको अच्छे से फंडिंग की व्यवस्था नहीं करेगी। ठीक है बेटा, नैक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अच्छा टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट जीआरएफ की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया टॉपिक आपका ये आज के टाइम में चल रहा है, और आज के जो ट्रेंड है पेपर का उसमें क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, कर लोगे इसे, चलते हैं आगे। एनसीटीई की स्थापना, ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, स्थापना 73 की है। ठीक है, इसे असंवैधानिक रूप से गठित किया गया। ध्यान रखना बेटा, ये जो वर्ड आते हैं ना, जैसे यूजीसी को हमने दिया कि यूजीसी कब संवैधानिक बॉडी बनी, मतलब कि संसद के एक्ट से, पार्लियामेंट के एक्ट से पारित होकर के संविधान में उसका उल्लेख कर दिया तो संवैधानिक बॉडी है। आपका एक आएगा नीति आयोग, फुल फॉर्म बताया बेटा, इसे कहते हैं कि ये परामर्शदात्री संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है, एडवाइजरी है, ये एडवाइज करती है सिर्फ। तो ये नेचर होती है संस्थाओं की, तो उसमें यहाँ पे पॉइंट है ये 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे औपचारिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। एनसीटीई को भारत के संपूर्ण शैक्षिक पाठ्यक्रम को विशिष्ट प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रभार सौंपा गया है। आप देखोगे जैसे बीटीसी है आपका, बीटीसी का कोई कोर्स अगर आता है तो एनसीटीई द्वारा अप्रूवल लेना जरूरी है। आप देखोगे एक आपका आएगा बीसीआई, बीसीआई की फुल फॉर्म क्या है बेटा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी आपके लीगल पाठ्यक्रम चलते हैं, लॉ वगैरह, कोई अगर कॉलेज उसे लेकर के आता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पैनल आता है और तब उसे अप्रूवल मिलता है वो डिग्री प्रदान करने का। एक है आपका एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर बी फार्मा, डी फार्मा या कोई मेडिकल के प्रोग्राम संचालित करते हैं तो यहाँ से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये चीज़ क्या है, एनसीटीई हमारी बीटीसी वगैरह के जो प्रोग्राम रन करते हैं वहाँ से हमें अप्रूवल उनका लेना पड़ता है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आपका, इसकी स्थापना ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट आता है आईयूबी, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन कब किया गया है? 1925 में किया गया है।
73 में इसका नाम बदल करके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रखा है, जो अभी जिक्र कर रहे थे हम। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा हेतु दूसरा उपग्रह 30 अगस्त 1983 को भारत द्वारा छोड़ा गया है। इनसेट की फुल फॉर्म कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है। इनसेट एक आएगा आपका एजुसेट, एजुकेशन सैटेलाइट। जब आप इग्नू की बात करेंगे तब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जो टेक्नोलॉजी का इंक्लूड किया गया है किसमें, एजुकेशन के एक्सटेंशन के लिए। तब वहाँ पे आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, एकलव्य चैनल, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, और जो इग्नू के जो प्रोग्राम हैं वो CIT बिल्डिंग से, NCERT से संचालित होते हैं आपके। ठीक है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कल भी मैंने अच्छे तरीके से आपको कराया था, 79 में। विश्व में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय जर्मनी में खोला गया है। ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है। 26 जनवरी 2001 को ज्ञान दर्शन 24 घंटे चलने वाला प्रोग्राम है। 26 जनवरी 2003 को एकलव्य चैनल आया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि एकलव्य चैनल किसका है, साइंस और टेक्नोलॉजी का चैनल है। ठीक है बेटा, और ये जो जितने भी प्रोग्राम हैं इग्नू के, ये संचालित होते हैं आपके CIT बिल्डिंग NCERT से। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी कुछ पॉइंट मैंने कल भी आपको पिछली क्लास में बताए हैं। स्थापना आपकी 15 सितंबर 85 को है। इसके कुलपति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात बताई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो विजिटर कुलपति होता है राष्ट्रपति होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी राज्यपाल के, गवर्नर के अंडर में आती है। VC क्या होता है, VC की फुल फॉर्म क्या है बेटा, वाइस चांसलर। कार्य क्या है इसका, यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्यों को गवर्न करना है, ये इसका कार्य है। कुलपति वर्ड आपका जब तक्षशिला नालंदा पढ़ रहे हो तो भी कुलपति वर्ड एक आया है वहां पे, और कुलपति का मतलब है कि जो गवर्न करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, किसको, यूनिवर्सिटी को। ठीक है, इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो दूर शिक्षा में शिक्षा प्रदान करता है। FM रेडियो कार्यक्रम, वर्तमान में FM चैनल संचालित है, और पहला शैक्षिक कार्यक्रम इनका स्टार्ट हुआ है 1987 में। ठीक है बेटा, दूरदर्शन द्वारा इग्नू कार्यक्रम का प्रसारण 91 में शुरू हुआ है। 26 जनवरी 2003 को एकलव्य चैनल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा। इग्नू को लेकर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका। विश्व में भारत द्वारा छोड़ा गया पहला शैक्षिक उपग्रह एजुकेशनल सैटेलाइट है। ठीक है, इग्नू का टॉपिक तुम्हारा ये पॉइंट में कंप्लीट कर दिया गया है यहाँ। नेक्स्ट है आपका CBSE। ठीक है, CBSE पैटर्न चलता था, अब तो आपके बहुत पैटर्न आपके एजुकेशन में आ गए हैं। ICSE आ गया, CBSE आ गया। यूपी बोर्ड को अब कम लोग लाइक करते हैं। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। कुछ दिन तक CBSE के अंडर में ही UGC की परीक्षा हुई थी। CBSE ने भी कुछ दिनों तक आपके नेट JRF की परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज कराया था। भारत में सर्वप्रथम शैक्षिक बोर्ड परिषद 1921 में यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन का गठन किया गया है। ये वो पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको मेमोराइज करने हैं। ठीक है ना, इनमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो मेन पॉइंट मैंने आपको बता रखे हैं। मेन पॉइंट आपको अच्छे तरीके से करने हैं। इग्नू करना है, NCERT करना है, न्यूपा करना है, CIET करना है, ICSSR करना है, ICHR करना है, ICPR करना है। बाकी के आपके इसके बाद में जो पॉलिसी और प्रोग्राम आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किए गए हैं वो अच्छे तरीके से आपको करने हैं। नेक्स्ट में देखो बेटा, अस्तोमा सदगम UGC का आधार वाक्य विज्ञान ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके मैंने आपको रीजनल सेंटर बता दिए बेटा, कितने हैं, 6 रीजनल सेंटर। ये याद रखना, क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है, इनमें से कौन सा UGC का रीजनल सेंटर नहीं है। ठीक है ना, या उस रूट का चयन कीजिए जिसमें कि सही UGC के रीजनल सेंटर है। क्यों बनाए गए रीजनल सेंटर, बताओ बेटा, क्यों UGC के रीजनल सेंटरों की स्थापना क्यों की गई थी, वर्कलोड कम करने के लिए। ध्यान रखना बेटा, देखो इग्नू ये सारे सेंटर आपके इग्नू नई दिल्ली में, फिर आपका ये NCERT आ जाता है। NCERT में कौन कौन से संस्थान और हैं, CIET बिल्डिंग है,
न्यूपा है। याद करने के लिए आपको बता दूं, यहाँ आईआईटी दिल्ली हौज खास ये बिल्डिंग मिली हुई है बेटा, ठीक है। ये मैदानगढ़ी में है। जब यहाँ से जेएनयू जाते हैं हम, तो यहाँ पे आपका ICSSR है जेएनयू परिसर में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से अपने माइंड में चीजें इमेज, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम पे, ठीक है। CIT बिल्डिंग से इसके एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो रन होते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ के सभी प्रोग्राम जो है यहाँ से प्रसारित होते थे। NCERT कैंपस में है, यहीं पे ही न्यूपा है आपका, न्यूपा की फुल फॉर्म, और न्यूपा से आपके बहुत क्वेश्चन बनते थे एक टाइम में, ठीक है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे पहले इसका नाम नीपा होता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब ये यूनिवर्सिटी बना तो न्यूपा बन गया, ठीक है, जैसे नरेगा और मनरेगा की बात की गई थी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब आपका ये पॉइंट आता है न्यूपा, तो 62 में यूनेस्को के द्वारा भारत में यूनेस्को एशियन सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजर नामक संस्था की स्थापना की गई थी। किसने किया था, यूनेस्को ने स्थापित किया था। ध्यान रखना, यहाँ पे अदर कंट्री के बहुत प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं, आता है MHRD के अधीन है, UGC का दर्जा दिया गया है 2006 से, UGC की तरह आपका यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की तरह ही ये डॉक्टरेट कराता है, PhD कराता है। एक वर्ड और आता है इसमें, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, बताएगा कोई बच्चा क्या होता है इंटरडिसिप्लिनरी? बताओ। आज जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो एजुकेशन है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के द्वारा आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो क्या है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच? आज हम किसी भी सब्जेक्ट विशेष को एक पर्टिकुलर बाउंड्री में नहीं बांध रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ से ही हमारे सभी सब्जेक्ट कोरिलेट करते हैं। जैसे कोई अगर सोशियोलॉजी का बंदा है तो वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, तो वो बाउंड नहीं है कि वो सोशल एस्पेक्ट पे ही करे। और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर कोई टॉपिक है उसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से स्टडी किया जाता है तो उसकी फाइंडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होने की संभावना है और वो ज़्यादा यूटिलाइजिंग, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को ये प्रमोट करता है न्यूपा। आप देखोगे अगर आपका किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है तो दूसरे सब्जेक्ट में भी वहाँ PhD कराई जाती है, ठीक है। 79 में इसकी शक्ति और कार्यों में वृद्धि करते हुए इसका नाम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया है। नीपा किया होगा बेटा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो बनी है आपकी 2006 में बनी है ये, ठीक है। 2006 में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया है। इसका अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का मंत्री होता है। 2006 में यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहाँ वाइस चांसलर अपॉइंट किए जाने लगे और उन्हीं के सुपरविजन में न्यूपा कार्य करता है। न्यूपा इंटरनेशनल जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, प्लानिंग के, एजुकेशन के, उनको बुला करके यहाँ पे वैश्विक स्तर की शिक्षा के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। अब बेटा ये आपका एक पॉइंट था, एक पार्ट था 10वीं यूनिट का, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपकी स्कीम जो रह रही है वो नेक्स्ट कमिंग क्लास में जो इंग्लिश वाला पार्ट चलेगा उसमें अच्छे से स्कीम वो करा दी जाएंगी, जिन पे आज के टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री के नाम से जो स्कीम चल रही है या जो आज साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए स्कीम चली हुई है वो सभी स्कीम इसके बाद कराई जाएंगी। ये सेकंड पार्ट है आपका, इसका क्या है, क्वालिटी वाला। हालांकि पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3-2 का रेशो भी होता था, 2-3 का भी रेशो होता था, किसके लेकर, हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी को लेकर के। अब पॉलिटी का ऐसा बाउंडेशन है नहीं कि पॉलिटी आपको करनी ही करनी है, क्योंकि पॉलिटी अदर सब्जेक्ट के देखेंगे, जैसे म्यूजिक का बच्चा है या किसी और सब्जेक्ट के बच्चे हैं, पॉलिटी उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। बट यहाँ कुछ पोर्शन ऐसा दिया गया है जो आपको करना ही करना है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत के राजनीतिक दलों के बीच समझौते के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान सभा का गठन किया गया था, एक वर्ड आता है डेमोक्रेटिक वैल्यू। क्या है डेमोक्रेटिक वैल्यू? डेमोक्रेसी को कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा?
जनता का, जनता पर जनता के द्वारा शासन, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। किसकी डेफिनेशन है? अब्राहम लिंकन की। आप देखोगे एक आता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब है किसी एक व्यक्ति का शासन। डेमोक्रेसी का मतलब है सभी लोगों का शासन। हम जो शासन प्रक्रिया है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और हम सब लोगों के चुनने के बाद ही हमारी सरकार चलती है। कितने दिन चलती है? 5 साल चलती है। यहाँ पे एक टॉपिक लिखोगे राज्य, कुछ टॉपिक लिख लो बेटा। राज्य पे क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स, बताओ। नंबर 1, निश्चित भूभाग, वेरी गुड, एक कैरेक्टरिस्टिक। 2, जनसंख्या। तीसरा, सरकार। और चौथा है संप्रभुता, सॉवरेनिटी बोलते हैं जिसे। ध्यान रखना, जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो हमारे पास ये सॉवरेनिटी नहीं थी। ये सॉवरेनिटी वो सर्वोच्च पावर है जो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को गवर्न करने के लिए क्षमता रखती है। किसमें निहित है? हमारी संविधान में। कई बार स्टेट को लेकर के क्वेश्चन आया है। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस में बड़े कमजोर हैं वो इसे नहीं कर पाते। सरकार 5 साल तक ही चलती है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारी स्थायी है, ये अस्थायी है। निश्चित भूभाग है, भारत का एक निश्चित क्षेत्र है। जनसंख्या है, सरकार है, और संप्रभुता, ये 4 विशेषताएं हैं आपकी राज्य की। अब राज्य की बात अगर हम करें तो राज्य क्या करता है? व्यक्ति को गवर्न करता है। अब इसका नियंत्रण इस पे कितना होगा, तो ये संविधान डिसाइड करेगा कि व्यक्ति को राज्य कितना गवर्न करेगा। और व्यक्ति के प्रोटेक्शन के लिए क्या दिए हुए हैं? फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। और जब आप हायर एजुकेशन में नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो फंडामेंटल राइट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? व्यक्ति की स्वतंत्र ग्रोथ के लिए जो स्पेस उसे चाहिए, उस स्पेस के अतिक्रमण से, राज्य के अतिक्रमण से बचा रहे हैं। अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो इस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को क्या करता है, स्पेस इसमें लेकर के आता है, या फंडामेंटल राइट को डिजोल्व करता है, तो वो कानून न्यायपालिका के द्वारा नल एंड अवॉइड कर दिया जाएगा, उतना भंग कर दिया जाएगा जो फंडामेंटल राइट को वो डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है बेटा, तो राज्य के बारे में एक क्वेश्चन लिखोगे। संसद किन किन चीजों से मिलकर के बनती है, बताएगा कोई बच्चा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है बेटा, संसद किन किन से मिलकर के बनती है? लोकसभा, देखो बेटा सिंपल से क्वेश्चन है ये। उच्च सदन कौन सा होता है? राष्ट्रपति। और चौथा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, जब भी कोई कानून बनता है, जैसे एक टॉपिक है आपका पंचायती राज अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को लेकर के। तो आप देखोगे 91, 92 और 93 ऐसे आता है वो पूरा टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा। 93 में 23 अप्रैल को साइन हुए राष्ट्रपति के, और 24 अप्रैल से पंचायती राज लागू हो गया भारत में, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता। ठीक है, तो देखोगे ना कि लोकसभा का अहम रोल है, राज्यसभा का अहम रोल है, और जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं उसके बाद ही कानून को पूर्ण रूप से सहमति मिलती है और कानून लागू होता है। ठीक है, तो संसद आपकी किन किन से मिलकर के बनी है, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस पर आ जाइए बेटा। 292 स्थान ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और 93 सीटें भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि, इस प्रकार से आएगा बेटा यहाँ पे आपका ये सदस्यों वाली संविधान सभा का गठन किया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सिंपल सा इमर्ज होता है, संविधान सभा का गठन ही क्यों किया गया? क्योंकि 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव चुना गया,
जब ये रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और वहाँ पे संविधान सभा के गठन में संविधान बनेगा, तभी तो डेमोक्रेटिक वैल्यू हमारी पूरी होंगी, वरना तो 4 लोग मिलकर के बैठ के संविधान लिख देते तो क्या था, वो डेमोक्रेटिक वैल्यू पूरी नहीं होती लोकतांत्रिक व्यवस्था को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है बेटा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इनका। और यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बच्चे की आइडेंटिटी, हर एक बच्चे की नॉलेज इतने अच्छे तरीके से नहीं होती है कि उसकी पॉलिटिकल साइंस पे पूरी पकड़ हो। अब पॉलिटिकल साइंस का बच्चा हो तो उसके लिए कोई ज़्यादा जरूरी क्लास नहीं होगी, ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसके लिए। बट पेपर 1 में अलग अलग डिसिप्लिन का बच्चा है जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में नहीं जानता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को लिखो। अब दूसरी लैंग्वेज लिखो इसमें। देखो बेटा, आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपका आंसर चेंज करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा, अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, ठीक है, संविधान सलाहकार न्यायाधीश VN राव थे। ये थोड़ा GS वाला पोर्शन भी है बेटा। संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ? ठीक है, कभी कभी बच्चा 2 साल 18 महीने 11 दिन करता है, क्यों नहीं करेगा? अगर 2 साल 18 महीने 11 दिन के हैं तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 12 महीने में तो 3 साल हो जाएगा वो। ये बेटा ध्यान रखना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान के प्रारूप में कितने अनुच्छेद हैं? 13 अनुसूची। इसे बेटा अब ये हाईलाइट मत करना। 26 नवंबर 1949 में संविधान पारित हुआ तो अनुच्छेदों की संख्या 394 हो गई और 8 सूची रह गई थी। उद्घाटन कब हुआ है आपका? 1950 को। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी। बहुत से लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं, गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? यहाँ हम रिपब्लिक हो गए हैं, संविधान लागू हो गया आपका, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग ही सरकार चलेगी। इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858, ये वो एक्ट हैं जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं आपके, बट ये ज्यादा मत करना बेटा, इसे छोड़ देना आप। भारत सरकार अधिनियम, ये फाउंडेशन रहा है आपका किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में अभी बताया गया, क्या होते हैं मौलिक अधिकार? फंडामेंटल राइट। बेटा माइन्यूटली अच्छे तरीके से फंडामेंटल राइट आप कर लोगे, ठीक है। इसमें वैसे तो हायर एजुकेशन के इसमें तो 21A मैंने आपको कराई दिया है बहुत, ठीक है। इसमें आर्टिकल 30 है आपका, जो माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का राइट है। कोई भी माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकता है। 45 है, ये मैंने आपको कराया है। और 50A का 11वां, ये मैंने कराए हैं आपको, जहां फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात आई थी। 51A का 11वां, ठीक है। संघीय व्यवस्था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा का गठन दक्षिण अफ्रीका से है और आयरलैंड से DPSP लिए गए हैं, ठीक है। DPSP संविधान के कौन से भाग में आते हैं? पक्का? चार, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 3 में कौन से आएंगे? आप बोल रहे हो बेटा मौलिक कर्तव्य, पक्का? मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना बेटा, मौलिक कर्तव्य आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं आपको, क्या बोला मैंने? मौलिक, नहीं अभी भी कंफ्यूजन है आपको। देखो फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, मूल अधिकार है, ध्यान रखना। आप बोल रहे हो कर्तव्य और हम बोल रहे हैं अधिकार। बेटा इसे कंफ्यूजन को दूर करो। मौलिक अधिकार आपके राइट हैं,
जो भारत का नागरिक होने के नाते आपको प्रदान किए गए हैं, ये है अधिकार। और जब हम बात करते हैं कर्तव्य की, तो ये आपके भाग 4 में, जो 36 से 51 है, और 51 क के 11वें में है। किसने जोड़े थे, कब जोड़े थे? 76 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़े गए थे? डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। कर्तव्य वो होते हैं कि जो भारत का नागरिक होने के नाते आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उन एक्ट को करोगे। बट ध्यान रखना बेटा, ये इसमें कंपल्सन नहीं है। कई बार बड़ा विवाद होता है इन चीजों को लेकर के। मौलिक कर्तव्य पनिशेबल नहीं है, नहीं आप बाउंड हो उन काम को करने के लिए, बट आपसे अपेक्षा की जाती है भारत का नागरिक होने के नाते। जब आपको अधिकार दिए गए हैं तो कुछ कर्तव्य भी तो आपके हैं ना, ड्यूटीज भी तो आपकी हैं। तो ये अंतर है दोनों में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक, यहाँ पे एक वर्ड आएगा कल्याणकारी। कल्याणकारी राज्य किसमें निहित है? डीपीएसपी में। ये राज्य को गाइड करते हैं कि ये इस तरीके के कार्य राज्य को करने चाहिए। चाहिए का मतलब करने चाहिए, बाउंड नहीं है वो। ठीक है ना। तो डीपीएसपी आपका 36 से 51 तक है ये, और ये डीपीएसपी का पार्ट है। इसी में ही राज्य की कल्याणकारी नेचर जुड़ी हुई है। कल्याणकारी का मतलब ये है कि कोई भी राज्य जब अपने नागरिक के चहुमुखी विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, तो दिस काइंड ऑफ नेचर नोन एज स्टेट एज ए वेलफेयर स्टेट। ठीक है। जैसे आप देखोगे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और आवास, सबकी सुविधा भारत सरकार के द्वारा आम नागरिकों को दी जा रही है थ्रू द सब्सिडी, फ्री, और कैसे भी करके योजनाएं चलाई जा रही हैं आपके लिए। तो ये जो नेचर है राज्य की, ये कहलाई जाएगी कल्याणकारी राज्य। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट आपका प्रस्तावना में मूल प्रयोजन और उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। इंट्रोडक्शन, ध्यान रखना बेटा, जब कोई बुक लिखी जाती है और उसका प्रस्तावना आती है, तो उस प्रस्तावना में उसके मूल प्रयोजन और उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। ऐसे ही भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें पूरे संविधान का इंट्रोडक्शन आपका दिया गया है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यहाँ करेक्शन किया गया है इसमें। 44वें संविधान संशोधन में 1979 के तहत मौलिक अधिनियम में संपत्ति का अधिनियम हटा दिया गया था। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? कितने थे बेटा? कितने थे? 7 थे। 7वां कौन सा है वो? संपत्ति का अधिकार। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉ वालों के लिए। तो कब कब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। जो प्रॉपर्टी का राइट है वो ये कहता है कि मगर अगर आप 3000 बीघे के मालिक हो तो 3000 बीघे जमीन रखने का आपका अधिकार है। बट इसमें भारत सरकार एक लेकर के आई सीलिंग एक्ट, और सीलिंग एक्ट में ये एक प्रोविजन रखा गया कि इतना एक लिमिट रखी गई, उस लिमिट से ज़्यादा जिसके पास ज़मीन होगी उसे कट करके गरीब लोगों में बांट दिया जाएगा। और इसके खिलाफ जा करके लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, एक केरला का केस है, वो केस बड़े पढ़ाए जाते हैं लॉ में। और फिर इसे राइट को ख़त्म किया गया, और देखोगे ना सबका साथ सबके विकास वाली बात है, उसको साकार किया गया। जो गरीब और निर्धन लोग हैं, इंक्लूजन पॉलिसी के तहत उनको पट्टे दिए गए, जो लैंडलेस लोग थे उन्हें लैंड दी गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अधिनियम जो है प्रॉपर्टी का जो राइट है वो इसलिए हटाया गया क्योंकि उसके बिना ये सपना देखना बेकार था। अब तुम एक चीज़ बताओ कि जिनके पास ज़मीन नहीं है और जिनके पास ज़्यादा है, तो आप कहाँ से ज़मीन देगी सरकार? जो ज़्यादा वाले हैं उनसे कट करके छोटे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वो तभी कंपलसरी हो सका जब ये मूल अधिकार को हटाया गया है 7वें को। अब जो ये संपत्ति का अधिकार कैसा हो गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अब कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। ठीक है। वैसे तो बहुत लंबा एक प्रोसीजर है सीलिंग एक्ट समझाने का, फिर एक्ट
जो प्रोविजन है क्या है, किस तरीके से उसे डिजोल्व किया गया, कौन सी सूची में पंडित नेहरू ने उसे डाला, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं कि एक आपकी है अनुसूची 9, अनुसूची 9 में वो विषय डाले गए जो भी कंट्रोवर्शियल होते थे उनको अनुसूची 9 में डाल दिया जाता था, और कोई भी अनुसूची 9 में सब्जेक्ट डाला गया है वो वाद योग नहीं होता था, फिर कहीं कोर्ट में जा करके उसकी अपील नहीं हो सकती थी। आप देखोगे जब संविधान बना तो संविधान में बहुत सी चीज़ें ऐसी रह गई, क्योंकि भारत में क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है। अभी आप देखोगे बड़ा इनको लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के विवाद चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि विविधताएं इतनी है। और जब संविधान बना तो संविधान में एक चीज और बनी, संविधान बनाया गया, अभी जैसे आपने देखा आयरलैंड से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, कहाँ कहाँ से हमने लिया है, कॉपी किया है, कुछ लोगों ने उधार का थैला भी बोला है, ठीक है ना, कुछ लोगों ने, बड़ी टिप्पणी आई थी उस चीज को लेकर के जब संविधान बना, इतने दिनों में हमने बहुत बड़ा संविधान अपना बनाया। तो इस संविधान में एक दिक्कत ये रही कि जो भी चीजें इंक्लूड की गई वो आम सहमति के द्वारा की गई, सब लोग सहमत हुए, उसको इंक्लूड कर लिया गया। बट जब आफ्टर 47 या 50 के बाद में जब संविधान लागू हुआ तो लागू करने में जो जो समस्याएं पंडित नेहरू को झेलनी पड़ी, आप देखोगे ना, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो सभी लोगों से क्या है, प्रोमिस किया गया कि आपको समानता मिलेगी, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे SC ST हों, चाहे OBC हों, चाहे और वीकर सेक्शन हो। बट जब भारत आज़ाद हुआ तो वो उम्मीदों पे वो चीज़ें खरी नहीं उतर पाई सरकार, और सरकार के सामने ये एक बड़ा चैलेंज था, और विशेष तौर पर पंडित नेहरू के सामने एक चैलेंज ये था कि उन लोगों को जो सपने दिखाए गए हैं उनको साकार करने की बात की जाए। अब कुछ तो साकार हों, बट जब आप देखोगे कि जब वो इम्प्लीमेंट की गई चीज़ें तो बार बार उनकी जो रास्ते हैं, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उनमें बदलाव लाने के लिए संविधान में संशोधन करने पड़े, और आज आप देखोगे 100+ संशोधन संविधान में हुए रखे हैं। ये संशोधन इसी वजह से किए गए हैं क्योंकि संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी बड़ी तेजी से थी, और उसमें क्या है, आम सहमति से चीजें डाली गई जो व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं थी, ठीक है ना। अब उन्हें संभव करने के लिए बार बार संशोधन करने की प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ती है, ठीक है बेटा। चले इसमें आगे, 44वें संविधान संशोधन से प्रॉपर्टी के राइट को खत्म कर दिया गया और अब इनकी संख्या 6 रह गई है, ठीक है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड आपके ये स्टेट डिवीजन हुए हैं, ये इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए, मौलिक अधिकार आ जाते हैं बेटा, ठीक है। एक आएगा आपका आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12, इसमें बेटा राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य बेटा राष्ट्रपति से लेकर के, ये राज्य का हिस्सा है, होमगार्ड का, जो राज्य की नीति को लागू करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब ये किसके लिए काम कर रहे हैं? व्यक्ति के लिए। अभी जब आप देखोगे अलग अलग विचारकों को पढ़ोगे तो ये राज्य है और ये किसे गवर्न कर रहा है? इस व्यक्ति को। कार्ल मार्क्स की क्लास मैंने जब कल ली तो मैंने बताया था कि कार्ल मार्क्स को अराजकतावादी कहा जाता है। जब हम राज्य की अस्तित्व को चुनौती देते हैं तो उस नेचर को हम बोलते हैं अराजकतावादी, जिसमें महात्मा गांधी का भी हम नाम कोट करेंगे। राज्य को यहाँ नेगेटिव तरीके से भी डील करते हैं कुछ लोग, वो कहते हैं कि राज्य एक शोषणकारी यंत्र है जो लोगों के शोषण के लिए बनाया गया है, कुछ लोगों ने मिलकर बनाया। तो राज्य किस पे नियंत्रण करता है? व्यक्ति पे, ठीक है। अब इस स्पेस को बचाए रखने के लिए संविधान में क्या दिया गया? मौलिक अधिकार दिए गए, किसको? व्यक्ति को। इसलिए अपनी स्वतंत्र ग्रोथ के लिए एक स्पेस दिया गया कि ये स्पेस आपका है, इसमें कोई भी सरकार आए, कोई भी आए, वो कानून ऐसा नहीं बनाएगा कि इसमें आपका इंटरफियर हो। ये मौलिक अधिकार है आपके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुच्छेद 12 से स्टार्ट हो जाता है, राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें, ठीक है। आपका यहाँ पे दिया है पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। इसमें 14 भी आपका, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 है, धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान किसी भी आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज्य नहीं करेगा। 16 में है सरकारी नियुक्तियों से बराबर अवसर, और 17 है आपका अस्पृश्यता की समाप्ति। अनटचेबिलिटी समझते हो बेटा? क्या है अनटचेबिलिटी?
जब हायर एजुकेशन में आपने उच्च शिक्षा का उद्विकास पढ़ा तो वहां पे वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ी, वर्णा सिस्टम। कितने वर्ण होते थे? 4। जो फोर्थ वर्ण है उसको रिलीजियस एक्ट परफॉर्म करने का राइट नहीं बताया गया है। तो आप देखोगे यहाँ अनटचेबल वही लोग हैं और इनके साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है ना। अब संविधान में ये कह दिया कि किसी के साथ भी अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होगा। ये आपका 17 है। और उपाधियों की समाप्ति, जो स्पेशल प्रोविजन होते थे कुछ सेक्शन के लिए उनको खत्म कर दिया गया। इसके बाद है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होती है स्वतंत्रता बेटा? बड़ा यूथ में एक बड़ा इशू है स्वतंत्रता को लेकर के। अब स्वतंत्रता किस हद तक की हो स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता की जब हम बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 25, 26, 27, 28 में की गई है। मौलिक कर्तव्य आ गए, यहाँ पे शॉर्ट में हमने कर दिया है। इंपोर्टेंट है आपका आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 में कुछ सब पॉइंट लिखे हुए हैं, वो सब पॉइंट आप देख लोगे। इसमें एक तो प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है, एक आरटीआई आ जाता है। आरटीआई समझते हो बेटा? आरटीआई क्या होता है? राइट टू सूचना का अधिकार। कब आया सूचना का अधिकार? बताओ बेटा। अधिनियम नहीं पता? किसी को भी पता नहीं है? भूल गए? 2000। ध्यान रखना यहां से पॉलिटी के कितने छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एक वर्ड लिखोगे करप्शन। क्या होता है करप्शन? भ्रष्टाचार। कथन कारण में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे जैसे ट्रांसपेरेंट आरटीआई आया ऐसे ऐसे आपकी पारदर्शिता बढ़ी है, और पारदर्शिता बढ़ी है तो भ्रष्टाचार कम हुआ है। ये कथन कारण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरटीआई एक इंस्ट्रूमेंट भारत के नागरिक को दिया गया है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के वहां की सूचना मांग सकता है। और 2005 के बाद जब से ये नियम लागू हुआ है तब से भ्रष्टाचार हर विभाग में कम हुआ है। हर विभाग में, सरकारी विभाग में सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सूचना देने के लिए एक प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया है, जो भारत के नागरिकों की जितनी सूचनाएं मांगी जाती हैं वो 30 डेज एक टाइम है, उसके अंदर वो एक प्रोसीजर है सूचना मांगने का। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है यूनिवर्सिटी पे कि उसने उनके नंबर कम दिए हैं और टीचर ने उनके साथ भाई बायस हुआ है, तो वो अपनी कॉपी मंगा करके देख सकता है कि किस तरीके से चेकिंग हुई है, ठीक है बेटा। तो ये आरटीआई आपका, ये आपका 19 में आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। मौलिक कर्तव्य मैंने आपको कल कराई दिए थे, वो सफिशियंट है, ठीक है। आर्टिकल 51 के 11 उसमें जो मेन पॉइंट लिखवाए हैं वहां से ही आपके क्वेश्चन ये बनने वाले हैं। पॉलिटी वैसे तो बहुत बड़ा सब भाई पूरा सब्जेक्ट ही है अपना। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही नोट कराऊंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही कराऊंगा, ज्यादा पॉलिटी नहीं करानी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये दिए गए हैं। स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले आदर्श पालन करना, देश की रक्षा, ये मौलिक कर्तव्य है आपके, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक बेटा? कर लोगे ना? तो ये कोई स्पेशल तो है नहीं ऐसे। ये आपके वो दे दिए हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिनियम, जो मैंने आपको आर्टिकल 30 लिखवाया था, ये 30 है बेटा। संवैधानिक उपचारों के अधिनियम ये आपका 32 है। प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, निषेधाधिकार, उत्प्रेक्षण और आदेश जारी कर सकता है, ये सारे आपके 32 वाले हैं। अनुच्छेद 32। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका 23 में है, 23। ये एक आपका अनुच्छेद 24 है, जिसमें कि एक क्वेश्चन आपका बनता है पूरे संविधान में बच्चों के लिए प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 24 में। 14 वर्ष से कम बच्चों के फैक्ट्री या कारखाने जोखिम भरे कार्यों में, एक वर्ड लिखते हो आप चाइल्ड लेबर। क्या है चाइल्ड लेबर? बाल मजदूरी, ठीक है। बाल मजदूरी क्यों कराई जाती है? सबसे पहले जोड़ोगे इसे एजुकेशन से। जिस सोसाइटी में एजुकेशन की कमी होगी वहाँ बाल मजदूरी की दर अधिक होगी। और ध्यान रखना, जो बच्चे हैं, जैसे एक बीड़ी का कारखाना है, वहाँ पे बच्चों को ही ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि क्या है वो फिंगर वाली जो है ना उनकी फुर्ती इतनी होती है, वहाँ पे वो ज़्यादा काम करते हैं। कम वेज में लेबर मिल जाता है बच्चा, ठीक है।
और इजीली अवेलेबल हो जाता है जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे चाइल्ड लेबर ज़्यादा होती है और सरकार इस चीज़ को प्रतिबंधित करती है। ठीक है बेटा, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं पॉलिटी में, ये आपको कर लेने हैं। कल जो आपकी क्लास चलेगी वो हायर एजुकेशन का इंग्लिश वाला पोर्शन चलेगा। उस इंग्लिश वाले पोर्शन में आपके इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, देखो रिपीटेड होगी आपकी ये क्लास, हिंदी और इंग्लिश दोनों, बट कुछ वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हिंदी वाले में नहीं मिले हैं, उन चीज़ों को आपको साथ के साथ हाईलाइट करते चलना है। सभी के पास नोट्स हैं, नोट्स से साथ इजी आपकी क्लास होती चली जाएगी और आपको अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। एक बार इसको पूरा देख लेते हैं और इसमें आगे क्या क्या है आपका। वित्तीय आपातकाल, यहाँ पे कुछ एक आता है आपातकाल आपका 352, 356 और 360, इनको नोट कर लेना अभी। एक क्वेश्चन हायर एजुकेशन में पूछा गया कि अभी तक भारत में वित्तीय आपात कितनी बार घोषित किया गया है, बताओ। भारत में अभी तक वित्तीय आपात कितनी बार घोषित किया गया है, बताएगा कोई बच्चा? 352, 356, 360। ये इमरजेंसी लगाने का राष्ट्रपति का राइट है कि इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी में आपके कुछ मूल अधिकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। अब तक भारत में वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है, एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है ना, इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम में लगी थी 1976 में, उसे भारतीय राजनीति का काला अध्याय माना जाता है और विपक्ष बार बार उन चीज़ों को लोगों को याद दिलाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके इंपोर्टेंट हैं 352, 356, 360, इनको भी याद रखोगे आप। ठीक है, बाकी का इसमें से आपको छोड़ देना है, ये पीएसी वगैरह आपको नहीं करनी है। ये पीएसी का एक बड़ा प्रोसीजर होता है और इसमें से क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, ये नहीं करने आपको बेटा। ये सूची आपको करनी है, क्वेश्चन आ जाता है लिस्ट की, जो बात आई है जो मैंने आपको करा दिया है। शिक्षा कौन सी सूची में है, वहां पे ये पॉइंट आपके आए थे। तो 3 लिस्ट है आपकी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और इस चीज को आपको देख लेना। राज्य जिस चीज को लेकर के, जिस विषय को लेकर के कानून बनाएगा वो राज्य सूची का विषय है, केंद्र जिस विषय को लेकर के कानून बनाएगा वो केंद्र सूची का विषय है, और दोनों जिसको मिलकर के बनाएंगे वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। और जो क्वेश्चन बनता है वो एजुकेशन को लेकर के विशेष तौर पर आपका बनता है। ठीक है बेटा, बाकी का ये सब छोड़ देना आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी बात की गई है। ये स्थापना 1982, हैदराबाद के तेलंगाना राज्य है। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 90 में इसका नाम बदल के, यहाँ सन मिस्टेक है बेटा, ये ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ये दोनों में सन मिस्टेक है आपकी। 79 में आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी बनी है और 82 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से बनी है। ये भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है। भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति की थी। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, इजी तरीके से क्वेश्चन आप PYQ कर लोगे। आज आपका एक टेस्ट है, उस टेस्ट को करने के बाद आंसर की देने के बाद सभी बच्चे क्लास से जाएंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास आपकी इतनी है। ये